गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये प्रैक्टिस सेट्स की दूसरी क्लास है, जिसका आज का टॉपिक है डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स। ठीक ना? कि अलग अलग विद्यालय जो होते हैं, मतलब विद्यालय के उपागम क्या हो सकते हैं, किन किन पॉइंट ऑफ व्यू पे विद्यालय की संरचना निर्धारण हो सकती है। ठीक ना? विद्यालयों के क्या थॉट्स हो सकते हैं, किस थॉट्स किस बेसिस पे विद्यालय खड़ा हो सकते हैं, उसके सिस्टम, ठीक ना, उसकी प्रणाली, यानी कि विद्यालय को कैसा होना चाहिए। अलग अलग वाद हैं, ठीक ना, अलग अलग विचारधारा हैं, अलग अलग विचारधारा के अनुसार अलग अलग प्रकार के विद्यालयों की कल्पना की गई है। और अभी जो वर्तमान में हमारा विद्यालय जिस विचारधारा पे खड़ा है, उसे भी आप देख सकते हैं। ठीक ना? तो अप्रोच की बात कर रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स, ठीक ना, कि उनके क्या-क्या अप्रोच हो सकते हैं। ठीक ना? तो देखिए, सबसे पहले जब हम इसमें देखते हैं तो ये देखते हैं कि जो हमारे स्कूल हैं, ठीक ना, जो स्कूल हैं वो 2 विचारधारा पे खड़े हैं। अभी वर्तमान में भी आप देख सकते हैं। पहला क्या है, एक तो इंडियन विचारधारा पे पूरे हैं, ठीक ना, इंडियन विचारधारा पे हैं। और दूसरे प्रकार के जो स्कूल हैं वे वेस्टर्न विचारधारा पे हैं, वेस्टर्न विचारधारा पे हैं। ठीक ना? तो जब हम ये देखते हैं कि वेस्टर्न विचारधारा में कितने अप्रोच आते हैं या कितने थॉट्स आते हैं, तो वेस्टर्न में आपके 4 या 5 प्रकार के वाद आते हैं। ठीक ना? और जब हम इंडियन की बात करते हैं तो इंडियन में आपके जितने दर्शन हैं, ठीक ना, 6 प्रकार के दर्शनों की बात होती है, 9 प्रकार के दर्शनों की। ठीक ना? तो टोटल जो आपके हाँ, 6 प्रकार के इंडियन में बात होती है। ठीक ना? तो जब हम इंडियन दर्शन की बात करते हैं तो जो 6 प्रकार के दर्शनों की बात होती है, तो 6 दर्शनों के अनुसार विद्यालय अलग अलग प्रकार के होंगे, उनमें व्यवस्थाएं अलग अलग प्रकार की होंगी, उनमें शिक्षण विधियां, पाठ्यक्रम, शिक्षक, शिक्षार्थी, विद्यालय और उनमें शिक्षा के उद्देश्य सारे अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग दर्शन के हिसाब से। ठीक ना? तो उसी के हिसाब से आज के एमसीक्यू को हम देखेंगे। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है वे क्या है, इंडियन स्कूल के उपागम हैं। ठीक ना? इंडियन स्कूल के उपागम को हम इंग्लिश में अप्रोच बोलते हैं। ठीक ना? एक पॉइंट ऑफ व्यू कह लीजिए। तो इंडियन स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू क्या क्या है, ठीक ना, कौन सी प्रणाली को इंडियन स्कूल सपोर्ट करता है या उस पे वो खड़ा है। ठीक ना? तो पहला ऑप्शन है आर्थोडॉक्स प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है अनआर्थोडॉक्स प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा है नॉन ऑफ दीज। तो इंडियन स्कूल क्या है कि ऑर्थोडॉक्स प्रणाली पे बेस्ड है। ठीक ना? जो भारतीय स्कूल हैं हमारे, कहीं न कहीं देख लीजिए तो वेदों में जो शिक्षा दी गई थी, वेदों में जो बात कही गई थी, उसी के आधार पे स्कूल पहले बने थे। ठीक ना? और उसी के आधार पे पहले शिक्षाएँ दी जाती थी। और अभी भी जितना मॉडर्नाइज़ेशन हुआ है, तो कहीं न कहीं बेस हमारा वेद का ही है। ठीक ना? तो इंडियन स्कूल के जो उपागम होते हैं, वो कौन-कौन से उपागम हैं? ऑर्थोडॉक्स प्रणाली और अनऑर्थोडॉक्स प्रणाली दोनों। ठीक ना? ये दोनों प्रणाली में क्या हो जाएगा, दोनों प्रणाली में मैं आपको बता दूँ, ऑर्थोडॉक्स प्रणाली उसे कहते हैं जिसका आधार वेद है। ठीक ना? वेदों के आधार पे जिन दर्शन की ये स्थापना की गई है या जिन दर्शन का डेवलपमेंट हुआ है, वो ऑर्थोडॉक्स प्रणाली में आते हैं, जैसे कि सांख्य, योग, वैशेषिक, मीमांसा और न्याय, ये सब दर्शन है। ठीक ना? और अनऑर्थोडॉक्स प्रणाली वे हैं जिनका आधार वेद नहीं है। ठीक ना? वे ईश्वर को नहीं मानते हैं, जैसे कि चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बुद्ध दर्शन। तो ये दोनों प्रणाली पे हमारे यहाँ स्कूल देखने को मिलते हैं। ठीक ना? दोनों का मिला-जुला एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट स्कूलों के अंदर देखने को मिलता है। आप कहीं पे भी ऐसा स्कूल नहीं देखेंगे कि वेद की ही पूरी मतलब क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट आपको मिलेगा। ठीक ना? तो पहला का आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक ना? फिर हम आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑर्थोडॉक्स के उपागम है, यानी ऑर्थोडॉक्स की क्या विचारधारा है। वेद रहित विचारधारा,
ईश्वर अस्तित्व संबंधी विचारधारा, आस्तिक विचारधारा, आस्तिक यानी जो ईश्वर को मानते हैं, तो ये क्या है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। जो ऑर्थोडॉक्स प्रणाली है ये ईश्वर को मानता है, वेद को भी मानता है और आस्तिक भी है, ठीक ना। तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, अनऑर्थोडॉक्स के उपागम हैं। तो अनऑर्थोडॉक्स क्या है, जिनका आधार वेद नहीं है, वे ईश्वर को नहीं मानते हैं, ठीक ना। तो चार्वाकवाद भी हो जाएगा, जैनवाद भी हो जाएगा, बुद्धवाद भी हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आंसर, ठीक ना। फिर इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, उत्तर मीमांसा के अन्य नाम हैं, ठीक ना। जब हम दर्शन को पढ़ते हैं, भारतीय दर्शन को, तो उसमें ही उत्तर मीमांसा भी आता है। उत्तर मीमांसा का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके अनुसार उसने भी एक स्कूल की कल्पना की है कि उसके अनुसार स्कूल कैसा होना चाहिए। तो उत्तर मीमांसा का एक अदर नाम क्या है, वेदांता है कि योग है कि सांख्य है कि न्याय है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेदांता इसका सही आंसर है, ठीक ना। फिर हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वेस्टर्न स्कूल के उपागम हैं। हमने देखा क्या पहले कि इंडियन स्कूल के क्या उपागम थे, तो ऑर्थोडॉक्स प्रणाली पे इंडियन स्कूल बेस्ड है, ठीक ना। तो वेस्टर्न स्कूल जो पश्चिमी स्कूल हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे, ठीक ना। अभी वर्तमान में क्या है कि जो हमारा स्कूल है इंडियन प्लस वेस्टर्न दोनों का जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट है उस पर अभी हमारा स्कूल कंटिन्यू कर रहा है, हमारे यहाँ के विद्यालय कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि वेस्टर्न स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे, तो आदर्शवाद और मानवतावाद, यथार्थवाद और मार्क्सवाद, प्रकृतिवाद और प्रयोजनवाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ये सारे वाद वेस्टर्न फिलॉसफी में आते हैं, ठीक ना, पश्चिमी दर्शन में आते हैं, ठीक। फिर इसके बाद अगला क्या है, अगला देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा बदल रहा है। छात्र आत्म अनुभव के द्वारा शिक्षा की सार्थकता को समझ पाए, एजुकेशन की क्या प्लस पॉइंट हैं, ठीक ना, कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका यूटिलाइजेशन कितना है, वो हमारे लिए सार्थक कितना है, उसको हम किस वे में यूज करें, अपने आप में कैसा चेंजिंग लाएं उस थ्रू एजुकेशन जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, ठीक ना। तो छात्र आत्मानुभव के द्वारा शिक्षा की सार्थकता को, जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसके प्लस पॉइंट को कैसे समझें, ऐसा वातावरण विद्यालय में किस बात के अंतर्गत देना संभव है। जैसे कि ये बोल के आ रहा है क्वेश्चन कि एक छात्र है, ये छात्र जो भी नॉलेज प्राप्त कर रहा है, ठीक ना, उस नॉलेज की सार्थकता यानी प्लस पॉइंट को आत्मानुभव के द्वारा यानी कि आत्मा के अनुभव के द्वारा समझता है, ठीक ना, यानी अंतः दृष्टि से समझता है, इनसाइट मन से, ठीक ना। जैसे वो कोई चीज़ पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो समाज में उसके हिसाब से कुछ एक्टिविटीज़ देखता होगा, फिर उस एक्टिविटीज़ में वो खुद भी इंक्लूड होता होगा और उसके बाद वो चिंतन करता होगा और चिंतन करने के बाद, गहन चिंतन करने के बाद उसको अपने आप एक थॉट प्रोसेस आती होगी कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, आत्मा से आवाज़ आती होगी, वॉइस ऑफ सोल, ठीक ना। तो वॉइस ऑफ सोल के थ्रू उसको एक नया ज्ञान प्राप्त हो या जो ज्ञान उसके पास पहले से उसकी वो पॉसिबिलिटीज को समझ पाए कि इसके प्लस पॉइंट क्या है, इसके माइनस पॉइंट क्या है। तो ऐसा वातावरण, ऐसा इन्वायरमेंट देना किस बात के अंतर्गत संभव है, ठीक ना। तो आदर्शवाद के द्वारा संभव है कि यथार्थवाद के द्वारा संभव है कि प्रकृतिवाद के द्वारा संभव है कि उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आदर्शवाद। आदर्शवाद मन, आत्मा, विचार को ही सत्य मानता है, ठीक ना। ये आत्मा को सर्वाधिक महत्व देता है ज्ञान प्राप्ति के लिए। ये आदर्शवाद ये भी कहता है कि यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आप आत्मानुभव से ज्ञान प्राप्त कीजिए, इनसाइट मन से ज्ञान प्राप्त कीजिए। इनसाइट मन पे सबसे ज़्यादा जोर आपका आदर्शवाद देता है। आपने कुछ भी शिक्षा प्राप्त कर लिया, उस पर गहन चिंतन कर रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं और आप सच्चे मन से सोच रहे हैं और आपको एक नई पॉसिबिलिटीज दिखती है या फिर नई क्लियरिटी दिखती है, तो ऐसा वातावरण जिस स्कूल के अंतर्गत क्रिएट किया जाता है तो वो स्कूल में क्या है, आइडियलिज्म का इम्प्लीमेंशन हो रहा है, ठीक ना कहीं आइडियलिज्म की जो थॉट्स प्रोसेस हैं उनका इम्प्लीमेंट स्कूल में हुआ है, तभी तो ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक। फिर हम देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है, बच्चों को विद्यालय के अंदर
ऐसा वातावरण मिले जिससे बच्चे एक्टिव होकर तथ्यों को व्यवहारिक रूप से, जो तथ्य हैं उनको प्रैक्टिकली रूप से सीख सके। ऐसा कथन किसका है? ठीक ना। एक स्कूल है और स्कूल के अंदर हम ऐसा इन्वायरमेंट पैदा कर रहे हैं, ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे कि उस इन्वायरमेंट में जो लर्नर है, जो बच्चा है, ठीक ना, जो लर्नर है वो क्या एक्टिव होकर चीज़ों को सीखे, सक्रिय होकर। ठीक ना। तो जब बच्चा कभी भी सक्रिय होकर चीज़ों को कब सीखता है? जब उसको हम प्रैक्टिकली रूप से किसी चीज़ को लर्निंग कराते हैं। ठीक ना। प्रैक्टिकली रूप से जब हम बच्चों को लर्निंग कराते हैं तो बच्चा क्या होता है, पूरे तरीके से एक्टिव हो जाता है जब बच्चा करके सीखता है। ठीक ना। डूइंग सेल्फ, यानी कि बच्चा लर्निंग बाय डूइंग, यानी जब बच्चा करके सीखता है तो वो सक्रिय हो जाता है। तो सक्रियता, एक्टिविटी पे कौन सा वाद सबसे अधिक जोर देता है? आप याद कीजिए। तो जो प्रयोजनवाद है वो हमेशा बोलता है कि विद्यालय के अंदर ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दीजिए, ऐसा सिचुएशन बच्चे को दे दीजिए कि बच्चा खुद करके सीख जाए। क्योंकि जो बच्चा करके जब किसी चीज़ को सीखता है तो उसका जो ज्ञान होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। उस ज्ञान को वो फिर नहीं भुला पाता है। ठीक ना। तो इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रयोजनवाद। ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तथ्यों की जानकारी प्राप्त करने के लिए इंद्रियों यानी ऑर्गन सेंस को, ठीक ना, ऑर्गन सेंस को सर्वाधिक महत्व कौन सा वाद नहीं देता है? पूछ रहा है, नहीं देता है। ठीक ना। कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए ऑर्गन सेंस, इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जीभा, त्वचा के द्वारा हम किसी ज्ञान को जब प्राप्त करते हैं तो वो कौन सा वाद इसका सपोर्ट करता है? लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑर्गन सेंस को कम महत्व देता है, लेकिन कम महत्व कौन देता है? तो आपने अभी अभी पढ़ा कि आदर्शवाद किसके अनुसार ज्ञान प्राप्त करने की बात करता है? आत्मा के अनुसार, आत्मा अनुभव, इनसाइट, मन, अंतःदृष्टि के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की बात करता है। ये ऑर्गन सेंस की भी बात करता है लेकिन उसको कम महत्व देता है। इसका मानना है कि जो विचार आते हैं वो आत्मा अनुभव से आते हैं, अंतःदृष्टि से आते हैं, संवेदनशीलता से आते हैं। ठीक ना। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और इसमें एक और फैक्ट जान लीजिए कि यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद तीनों में ऑर्गन सेंस के अनुसार ही ज्ञान प्राप्त करने की बात कही जाती है। ठीक ना। तो अगर पूछ देता है कि इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने का समर्थन कौन करता है या कौन बताता है, तो आंसर हो जाएगा, अगर ऑप्शन में यथार्थवाद है तो यथार्थवाद भी होगा, प्रकृतिवाद है तो प्रकृतिवाद होगा, प्रयोजनवाद है तो प्रयोजनवाद होगा। ठीक। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक बेहतर विद्यालय, यानी कि क्या बोल रहा है, एक बेस्ट स्कूल। ठीक ना। एक बेहतर विद्यालय में शिक्षण अधिगम की कैसी प्रणाली होनी चाहिए? जो टीचिंग लर्निंग की प्रणाली होनी चाहिए, टीचिंग लर्निंग की कैसी प्रणाली, कैसा सिस्टम होना चाहिए? क्या स्कूल में सिर्फ सैद्धांतिक रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए? जो टीचिंग और लर्निंग की प्रक्रिया चल रही है वो क्या सिर्फ सैद्धांतिक होना चाहिए, सिर्फ थ्योरेटिकल ही ज्ञान पढ़ाया जाए, आपको रटवा दिया जाए, आपको नोट्स लिखवा दिया जाए और फिर छोड़ दिया जाए, दूसरे दिन उसी नोट्स को पूछ लिया जाए? क्या इस प्रकार का सिस्टम होना चाहिए? दूसरा क्या है, व्यवहारिक। क्या सिर्फ प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल होना चाहिए, कुछ भी चीज़ करके बस सिखा रहे हैं, थ्योरी के बारे में बिल्कुल नॉलेज ही नहीं दे रहे हैं, सिर्फ प्रैक्टिकल? आपको जैसे कोई भी शिक्षा देनी है तो जैसे आपको जल के बारे में शिक्षा देनी है तो आपको चापा के पास ले गए, हैंडपम्प के पास और बोले कि इसको चलाओ, जो निकलेगा वही जल है। और जल के बारे में नोट्स वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, डायग्राम वगैरह, मॉडल पेपर कुछ नहीं दिखा रहे हैं, तो क्या ये चीज़ें सही हैं? और सी ऑप्शन है ए एंड बी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो एक बेहतर स्कूल कौन हो सकता है आपके अनुसार? बेहतर स्कूल वो हो सकता है जहाँ पे थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों तरीके से बच्चे को, लर्नर को पढ़ाया जाए। ठीक ना। दोनों, अगर पहले आप थ्योरेटिकल उसको थोड़ा वो समझाते हैं तो जस्ट आफ्टर दैट उसके बाद तुरंत उसको प्रैक्टिकली नॉलेज भी दीजिए, प्रैक्टिकली चीज़ों से भी उसको टच कराइए। ठीक ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी सही आंसर। ठीक ना। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां हम देखेंगे, विद्यालय में शिक्षक को सुविधादाता यानी फैसिलेटर, ठीक ना, विद्यालय में शिक्षक को सुविधादाता के रूप में रहना चाहिए, इसका समर्थन कौन करता है? कि जो शिक्षक है उसको सिर्फ एक फैसिलेटर के रूप में होना चाहिए, कि बच्चों को जो सुविधा चाहिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए बस उसको वो प्रोवाइड
कराता जाए। यदि बच्चों को निर्देशन चाहिए तो निर्देशन दे, बच्चों को यदि कोई टूल्स चाहिए या फिर एड्स चाहिए तो उनको एड्स टूल्स प्रोवाइड कराए, ठीक ना। तो एक सुविधादाता यानी बच्चों को खुद एकदम बना के भोजन ना दे दें, उसको ऐसा स्थिति दे कि वो खुद भोजन बनाए और उसको फिर खाए और ये भी बताए कि भोजन कैसा था, ठीक ना। तो ऐसा शिक्षक की बात कौन करता है? तो ऐसा शिक्षक की बात प्रयोजनवाद करता है। प्रयोजनवाद क्या बोलता है कि हम बच्चे को ऐसा सिचुएशन दें, ऐसा कंडीशन दें कि बच्चा जो लर्नर है उसमें वो खुद सीख सके, करके सीख सके, ठीक ना। तो सुविधादाता के रूप में शिक्षक का समर्थन प्रयोजनवाद करता है, ठीक ना। आदर्शवाद क्या बोलता है? शिक्षक ही सर्वोपरि है, शिक्षक जैसा बोलेगा वैसा ही आपको करना है, शिक्षक को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है, ठीक ना। और यथार्थवाद क्या बोलता है? जो शिक्षक होगा वो एक क्या होगा, एक फ्रेंड की तरह होगा, एक मित्र की तरह होगा। और जो प्रकृतिवाद है वो क्या बोलता है कि शिक्षक को बच्चों के अनुसार होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद बोलता है कि लर्नर के अकॉर्डिंग शिक्षक को चलना चाहिए, ठीक ना। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं सभी वाद के। यदि आप चारों वाद को पढ़ लेते हैं, आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद, तो डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स से जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको इजीली सॉल्व कर लेंगे। और यदि आपने नवोदर्शन को पढ़ा है, 6 वैदिक दर्शन और 3 अवैदिक दर्शन, नवोदर्शन को सही से पढ़ा है तो भी आप डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को इजीली सॉल्व कर जाएंगे उसका एमसीक्यू, ठीक ना। तो बताना मत भूलिएगा कि आज का ये सेशन आपको कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में आप ये बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर सही कर लिए थे। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एमएड एंट्रेंस एग्जाम से इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर हम आपको लाकर देते रहते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ पीडीएफ होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर के या फिर एडमिशन वाउचर जो भी होता है देने लायक, तो टेलीग्राम पर में ही मैं डॉक्यूमेंट को अपलोड करता हूँ, ठीक ना, पीडीएफ डॉक्यूमेंट को। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में बताइएगा कि आज का सेशन आपको कैसा लगा।